कभी कभी ऐसा होता है, चाहिए आपने इस दुनिया का स्वर्ग पा लिया, समझ में आया? आपके पास एक बहुत प्यार करने वाला परिवार है, आपके पास पैसा है जो आपको एक अच्छी से सुखद जिंदगी जो है और एक छत के नीचे आपको दे सकता है। और फिर याद आपको आपके पास जो जो आपने चाहा एक करियर में, एक जो जो आप करना चाहा बहुत अच्छे से कर लिया। उसके बाद भी उसके बाद भी मन में एक एक कहीं वैक्यूम रहता है। क्यों रहता है वो वैक्यूम? कि जैसे कि तलाश किसी और चीज की है। जब जब आप ये फील करें, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि 20-25 साल के जो व्यक्ति हैं उनको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, नो। ये इट इज अ पर्सनल कॉल, ये सबकी अलग अलग कॉल है। हम पता नहीं पिछले कितने प्रीवियस बर्थ से पता नहीं किस किस किरदार में जीते चले आए हैं, और कब कब किस किस लेवल तक हमारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हुआ है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आज के यंगस्टर में वो चीज नहीं है। लेकिन सिर्फ ये जरूर है कि अगर नीचे आए हैं तो मेन हमारा काम है अपने धर्म को निभाना। जो हमें काम दिया गया है उस काम को हम करें, अपने फैमिली को दें, हमारा धनोपार्जन करें, अपने सब जो भी आपका काम है वो सब कुछ करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ जब बहुत अच्छा चल रहा होता है उसके बाद भी आपको कहीं सुकून नहीं आता, आपको लगता है कि कुछ कमी है जीवन में। वो होता है शायद अब आपको अध्यात्म की तरफ ध्यान देना। और अध्यात्म की तरफ क्यों ध्यान देना है, इसके भी दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्राणिक हीलिंग की यहाँ पे बात करती हूँ। ये एक छोटा सा एक सिक्का है, सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा, प्रॉस एंड कॉन्स। ऐसे ही जैसे प्राणिक हीलिंग है, इसकी दो चीजें हैं। कि एक तो ये होगा कि हीलिंग हीलिंग उसका काम है, उसका एक्सप्रेशन है कि जो हम हील करेंगे। लेकिन उसका परसेप्शन क्या है, मैं उसको कैसे परसीव कर रही हूँ मेरी जिंदगी में, वो है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। यानी मैं अपने आप को उस सुप्रीम सोर्स के कितना नजदीक पाती हूँ जिसने कि इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। जब भी मैं अगर आंखें बंद करूं और मुझे लगता है कि मैं अगर उसके पास हूं, वो मेरा अध्यात्म का रास्ता है। और हीलिंग जो है वो मेरा धर्म है, मेरा काम है। क्योंकि जब मैंने वो सीखा है तो मुझे वो काम करना ही करना पड़ेगा। तो एक तो ये दो चीजें बहुत अलग अलग हैं, आप इसको ध्यान से समझिए। आप अपने अपनी जिंदगी सब लोग जी रहे हो अलग अलग, पता नहीं कहाँ पे इतने विस्तृत तरीके से आप पूरे भारत में फैले हुए हो, अपना काम कर रहे हो, वो आपका सबका धर्म है। लेकिन जागरूक हो के अपनी सेहत के लिए यहाँ पर आप मिलते हो, इकट्ठे होते हो और सब करते हो, दैट इज योर वे टू, जिसे कहते हैं ना कि एनलाइटनमेंट, कि आप जाग रहे हो, आप अवेयर हो रहे हो। ऐसे मरे हुए नहीं जी रहे हो, एक मैकेनिकल रोबोट जैसे नहीं जी रहे हो। आपको पता चल रहा है कि जिंदगी में कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि हमको ज्यादा मजा आ सकता है, जीने का ज्यादा मजा आ सकता है। तो आज मैं आपको उसकी एक बात आपको बताती हूँ। देखिए, हम साधक, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं साधक हूँ। साधक हूँ मतलब जो कि एक हम क्या कहते हैं, अध्यात्म में आके अपना मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, लोगों के लिए ब्लेसिंग करते हैं, उस तरह की अब एक्टिविटीज में। पर ऐसा नहीं है मैं हमेशा से ऐसा थी। आई वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जहाँ के मैंने जिंदगी भर लड़कों को पढ़ाया है अच्छे से उम्र में। और बहुत बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप की मैं नेशनल ट्रेनर भी रही हूँ। कई तरह की मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी रही हूँ, मैं कई तरह के काम किए हैं। लेकिन ठीक है, कभी कभी जब ये लगता था कि कुछ कमी है जिंदगी में, तो उस कमी के लिए अब जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हैं, तब यहाँ पे आके बहुत कुछ अब ज्ञान अर्जित किया है। और जिसे कहना चाहिए कि अपने आप को कहीं ना कहीं सुप्रीम बीइंग के पास पाते हैं। वो क्या चीज है जो आपको आपको अंदर से ये इंडिकेट करती है कि आप उस सोर्स के नजदीक होते जा रहे हो, आप उस क्रिएटर के नजदीक होते जा रहे हो? वो है आपका इनर प्यूरिफिकेशन। जब आपको अंदर से ये लगने लगे कि आप हर चीज पे अपना मनन कर रहे हो, कि आज अगर मैंने उसको डांट दिया
क्या वो सही, मैंने सही किया, क्या वो सही था या क्या मैं सही था, क्या मेरा बोलना, मेरा रिएक्शन कोई थोड़ा सा ओवर नहीं हो गया था, क्या मुझे थोड़ा सा उसको ढंग से प्यार से समझाना चाहिए था। तो ये सारी चीजें जब आपके मन में प्रश्न उठने लगे बहुत सारे, कि मेरा नीचे आने का पर्पस क्या है, मैं क्यों आया, मुझे यहाँ पे एक्चुअली क्या करने भेजा गया है, क्या मैं यही खाने कमाने, पैसा कमाने और सेक्स करने और बच्चे पैदा करने के लिए आया हूँ, या मुझे यहाँ पे कुछ और भी काम दे के भेजा गया है। इन सब प्रश्नों के जब जवाब आपको मिलने शुरू होते हैं, तब आप समझिए कि आप उस सोर्स के नजदीक होते जा रहे हैं, है ना। तो तीन अभी जो एक साधक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल फेस्टिवल्स होते हैं, वो अभी हैं, जिनके के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और एक तो ये ऐसी बात होगी, शायद आप इस पे विश्वास भी नहीं करेंगे, लेकिन आप बेशक करें या ना करें, आपके लिए गूगल खुला हुआ है, आप चाहें तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तीन फुल मून हैं, जो एक अभी मार्च में गया है 25 तारीख को, एक अभी अप्रैल में आने वाला है 23 अप्रैल को, और एक मई में आएगा 23 मई को। ये तीन फुल मून या पूर्णिमा बहुत 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 महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी स्पिरिचुअलिटी में आए हुए व्यक्ति के लिए। किस रूप में महत्वपूर्ण है, देखिए सुनिए। बहुत पहले अगर आपने लॉर्ड बुद्धा का नाम सुना है, लॉर्ड बुद्धा हुए थे, बुद्धा ने कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं भगवान हूं। बुद्धा ने ये कहा था कि मैं जागरूक हूं। जब वो अपने घर से निकल के गए, इस बात पे भी लोग बड़े प्रश्न उठाते हैं, स्पेशली जो साहित्यकार हैं, जो पोइट्री लिखते हैं, जो कहानियां लिखते हैं, उन्होंने इस चीज पे बड़े प्रश्न उठाए कि आधी रात में अपनी नए हुए हुए बच्चे को और बीवी को छोड़ के निकल जाना कितना उचित है। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ सकेंगे अगर मैं आपको बताऊं। जब आप अपने प्रश्न की जिज्ञासा में इतना ज्यादा उद्वेलित हो जाते हैं और उसकी खोज में आपको कहीं भी मिलता है कि कहीं से भी वो जवाब आपको मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हो, तो जब आप उस खाई के नजदीक पहुंच जाते हो, तो वहां कूदने से डरते नहीं। ये आप क्यों समझोगे? आज आप लोगों का जो मैं डेडिकेशन देख रही हूँ हेल्थ के प्रति, अपने खुद के लिए सजग होने के प्रति, ये वो ही एक फायर है, ये वो ही एक प्रश्न है जो आपके भीतर है, जो आपके बुद्धत्व को बताता है। बुद्ध के अंदर भी कुछ ऐसा चल रहा था। उन्होंने डिजीज देखी, उन्होंने डेथ देखी, उन्होंने देखा कि इतना दुख है उसमें, प्रॉब्लम है, डिस्पोंडेंसी है, तो क्या हुआ? उन्होंने खोजा कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ। ये मुझे उनके पिताजी ने उनको बेशुमार, उनको सुंदरता से और उनको इतने सारे, क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, पैसे से और पूरा माया में कर दिया था, उसके बाद भी वो जागरूक रहे, जागरूक हुए। जब उन्होंने किसी की मृत्यु देखी, जब उन्होंने दुख देखी, जब उन्होंने वृद्धावस्था देखी, कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। तो वो जो इम्परमानेंट है, उसको लेके जो उनके मन में प्रश्न उठे, और वो जब आधी रात को निकले, एक वो जो एक उस प्रश्न की खोज में निकला हुआ व्यक्ति है, और वो कितने टाइम से ढूंढ रहा है उस चीज को, आप मान सकते हो कि बेशक वो जब उसको मिलने वाला हो, उसका सिरा मिल जाए, तो वो वहां पे कूदेगा ही कूदेगा। जब आपको कोई भी चीज आप दिल से चाह रहे हो और आपको एक सिरा मिल जाता है, तो आप सिरे की तरफ जाते ही जाते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि बुद्ध अपनी वाइफ को बोल के क्यों नहीं गए, हो सकता है कि उनको लगे कि वो उनकी शायद प्रेम में पड़ जाएं, वापस से पड़ जाएं, वो रुक जाएं, उनके जो दिल की आग है उस तक पहुंचने के लिए वो निकल नहीं पाए, इसलिए वो बिना बताए आधी रात में अपनी वाइफ और यशोधरा को और उनको सोता हुआ छोड़ के निकले, जिसने की एक बहुत बड़ी लाइन साहित्य में दी है, जो यशोधरा यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि सखी काश वो मुझसे कह के जाते। लेकिन आप मेरे ख्याल से ये लोग इस बात समझ सकते हो, अगर आपकी फैमिली भी कहती है कि क्या आप भी मुझे बता के करते ये काम, कोई भी आज आपका अनजान रिश्तेदार देखता होगा, तो आपको कहता होगा यार आप तो 10-10 15-15 किलो आपने कम कर लिए, कमाल कर लिया, मुझे तो बताते।
तो हर जना आपसे वो बात कहता है, आपको कहता है अरे यार आज तो ये खा ले, आज तो ये खा ले, पिज्जा खा ले, ये खा ले, फिर देखा जाएगा, आज मत एक्सरसाइज कर। लेकिन जो आप इस संग्राम में उतर चुके हैं, आपको मालूम है कि एक एक दिन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से बुद्ध जी ने जब अपनी ये जर्नी शुरू की थी, उनकी बुद्ध पूर्णिमा जो है वो उनकी तीन चीजें जो है वो एक साथ बताती है। एक तो जब उनका जन्म हुआ था, एक जब उनको बोधि महाबोधि प्राप्त हुई थी, और एक जब उन्होंने समाधि ली थी। इन तीन चीजों को एक ही दिन में कमेमोरेट करते हुए हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। अब बुद्ध पूर्णिमा तो है वो नेक्स्ट मंथ है, तो अभी जो पूर्णिमा गई उसका क्या मतलब है? देखिए, उसका मतलब ये है, बुद्ध पूर्णिमा, अब आप असली क्रक्स सुनिए, जो मैं आपको बताने के लिए बहुत इच्छुक हूँ और बहुत इंटरेस्टेड भी हूँ, और मुझे मालूम है कि आप में से बहुत लोगों को ये विश्वास नहीं होगा। अपने इस अर्थ पर हिमालय की वादियों में एक जगह है शंबाला, और वो शंबाला कोई फिजिकल प्लेस नहीं है। उसको ज्ञान ज्ञान गांव कहते हैं। शंबाला, शंबाला जो है वो एक एथरिक, एक एनर्जी प्लेस है। और जब तक जिसका अगर उस लेवल तक इवोल्यूशन होता है, वो ही वहां तक पहुंच पाता है, जा पाता है। हर कोई वहां तक नहीं जा पाता। कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा पे एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और उस टाइम पर 8 मिनट के लिए बुद्ध उतर कर ऊपर से आते हैं, और उस शंबाला में वो सारी फैकल्टीज रहती है जिसको कि इस प्लेनेट पर पूरा का पूरा सब कुछ चलाने का और बैलेंस करने के लिए वहां पे हमारे असेंडेड मास्टर्स रहते हैं, हायर बीइंग्स रहते हैं। सनत कुमारा, अगर अभी कभी आपने नाम सुना हो, बहुत सारे जो दूसरे हमारे हायर बीइंग्स हैं, वो सब उस शंबाला नगरी के अंदर रहते हैं। और उस शंबाला नगरी में बुद्ध उतरते हैं एनर्जीज को देने के लिए, और आगे 1 साल तक प्लेनेट की पूरी उनको गाइडेंस देने के लिए, उनको बताने के लिए। अब आप इतनी इमेजिन करिए कितनी हाई एनर्जीज रहती होंगी। जब वो उतरते हैं तो वो अपनी एनर्जी असेंडेड मास्टर्स में देते हैं। वो असेंडेड मास्टर्स नीचे वाले अपने सीक्वेंस में चलने वाले अपने दूसरे डिसाइपल्स जो कि हमारे गुरुज हैं उनको देते हैं, और वो गुरुज फिर हमको पास करते हैं। हम सब के अंदर अगर वो पर्टिकुलर टाइम पे आप ध्यान लगाएं, तब आपको पता चलेगा कि कितनी एनर्जीज हमारे अंदर आती हैं। अब वो जो एनर्जीज आती हैं वो एक तरह का फ्यूल है, जो आपके अंदर होगा उसी को वो बढ़ाएंगे। जो सीड आपने बोया हुआ है अपने अंदर, उस सीड को वो ग्रो करेंगे। अगर वो सीड पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव थॉट्स का पेड़ निकलेगा। अगर वो सीड नेगेटिव है तो वो नेगेटिव सीड्स का पेड़ निकलेगा। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है कि एनर्जीज तो आप ग्रहण करेंगे, लेकिन आप उस एनर्जी से ग्रो क्या करेंगे? ये जो चीज है वो आपको उस दिन की काफी पहले अपनी खुद की तैयारी करने के लिए जागृत करती है, जागरूक करती है, आपको प्रवोक करती है, आपको पोक करती है कि अब आप जाग जाइए। क्यों? क्योंकि जब वो एनर्जी आप लेने वाले हो, आप उस एनर्जी से करोगे क्या? तो दिस इज टाइम फॉर इनर प्यूरिफिकेशन। जब आपको अपने अंदर की खुद एक बहुत रुथलेसली, एक बहुत ऑनेस्टली आपको अपने को अंदर से देखना है। क्या मैं ईमानदार हूँ? क्या मैं मैनिपुलेट करता हूँ लोगों को? क्या मैं झूठ बोलता हूँ? क्या मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ? क्या मेरे में लविंग काइंडनेस है या नहीं? क्या मैं लोगों से मैं स्टीलिंग कर लेता हूँ, मैं पैसे ले लेता हूँ, या मैं किसी भी तरह की? तो ये जो मेरे जो मास्टर थे प्राणिक हीलिंग के, उन्होंने हमारे को 5 तरह के वर्च्यूज बताए जो मैं आपको बताती। सबसे पहला वर्च्यू उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इस पे ना बात करी है, वो है लविंग काइंडनेस। लविंग काइंडनेस सबसे पहले क्यों आता है, पहले मैं आपको ये भी बताती हूँ।
लविंग काइंडनेस इसलिए आता है, पावर सब कुछ नहीं होती है। हिटलर भी था और बुद्ध भी थे और गांधी भी थे। इन सब के अंदर इनके बहुत सारे, सबके पीछे बहुत सारे जो हैं इनके फॉलोअर्स थे। फर्क क्या था? फर्क ये था, हिटलर के पास लव नहीं था, गांधी जी के पास लव था, बुद्धा के पास लव था, अंडरस्टैंडिंग थी। अगर आप में पावर है लेकिन आप में लव नहीं है, तो आप एक अंदर से कठोर हो जाएंगे। आप इतने ज्यादा रुदलेस हो जाएंगे कि आपको दूसरे का दुख दिखाई ही नहीं देगा। आपको येन केन प्रकरण सिर्फ काम करवाना है बस, और कुछ नहीं करवाना। तो सबसे पहली जो हमारी वर्च्यू होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लविंग काइंडनेस। कि कम से कम आप ऑनेस्टली, अगर आपकी बाई आपसे कह रही है कि माता जी मेरे को बहुत मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे हस्बैंड हस्बैंड बीमार हो गए हैं, मैं 5 दिन नहीं आऊंगी, मुझे आप प्लीज छुट्टी दे दीजिए, और आप पीछे पड़े हुए हो, नहीं तुझे तो आना ही आना है, तुझे तो आना ही आना है। आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाके एक बार सोचें। अगर आपके मन में सेंसिटिविटी है, प्यार है, लव है, देन यू विल थिंक ओवर कि यार ये वाकई में सच कह रही है क्या। अगर ये सच कह रही है तो इसके लिए एक घर को इस समय धर्म है इसका कि अपने हस्बैंड को संभाले, फैमिली को संभाले। अगर मैं 5 दिन नहीं आएगी तो क्या मैं खुद काम नहीं कर सकती हूँ? तो लविंग काइंडनेस इज ए फर्स्ट वर्च्यू जो आप सब में होनी चाहिए। लविंग काइंडनेस में खाली लविंग और काइंडनेस नहीं आती, टॉलरेंस आती है, कॉम्प्रोमाइज आता है। एक आता है कि मुझे किसी भी तरह से अंडरस्टैंड करना है दूसरे को, उसकी डीपर उसमें जाके कि उसके सास बहू के जो हमारे यहाँ बड़ी हंसी उड़ाई जाती है कि हर ये जो टीवी के ऊपर सारे जो हमारे सीरियल्स हैं सास बहू बेस्ड होते हैं, क्यों, वाई? क्या वो अंडरस्टैंडिंग वहां नहीं है? क्या एक माँ अपनी बेटी से जो एक्सपेक्ट करती है और वो प्यार और लविंग काइंडनेस और सेंसिटिविटी दिखाती है, वो अपनी बहू की तरफ नहीं दिखा सकती है? वो ये बातें बहुत पुराने टाइम की हैं, आजकल मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है। बिकॉज ये जो वर्च्यू है ये धीरे धीरे बढ़ रही है और बढ़नी भी चाहिए। अगर हम यहाँ इंसान हैं और इंसानियत के तौर पे हम लविंग काइंडनेस सेंसिटिविटी नहीं रखते हैं, तो हम इंसान कहलाने लायक ही नहीं। सबसे पहली चीज है। दूसरी जो वर्च्यू आती है, मैं आपको बता रही हूँ, वो है नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग का क्या मतलब होता है? नॉन स्टीलिंग मतलब ये नहीं कि हम दुकान पे जाके चोरी कर रहे हैं या किसी के घर पे जाके चोरी कर रहे हैं। चोरियां बहुत तरह की होती हैं। आप जो हैं किसी का लिखा हुआ आपने उठा लिया और अपने नाम से बदल के थोड़ा सा छाप दिया। किसी का अपने यहाँ पे बहुत होता है, फिल्म इंडस्ट्री में गाने जो हैं ट्यून अपने यहाँ के जो है वो कहीं कहीं से और से उठा उठा के म्यूजिक जो है ट्यून लगा के वो लगा देते हैं। दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ स्टीलिंग। आपकी मौलिकता नहीं है उसमें। आपका मौलिक होना और आपका चुराना दो बातें बहुत अलग अलग है। आप बेशक बहुत पॉपुलर हो सकते हो, आप अपनी किसी भी चीज से पॉपुलर हो सकते हो, आपने क्या स्पीच दी, आपने क्या प्रेजेंटेशन दिया, आपने क्या ये दिया, पर क्या वो वाकई आपका था? और मैं ये नहीं कहती कि दूसरे का लेके काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को क्रेडिट तो दो जिसकी वो ओरिजिनल चीज है। क्या हम उसका नाम नीचे लिख के क्रेडिट देते हैं कभी? दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये बात मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लेट सीखी। मैं आपको अपना एक छोटा सा किस्सा इससे जुड़ा हुआ बताती हूँ कि क्या हुआ। मेरे घर में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और मुझे बहुत शौक था, मैं सिखाती भी थी बॉन्साई बनाना, इकेबाना बनाना, और गार्डनिंग मेरा एक बहुत पैशन था। मैं क्लासेस लेती थी पाई के अंदर। तो जो भी आता था हमारे घर में बड़ी तारीफ करता था, आपके टेरेस गार्डन बहुत सुंदर है, आपके पेड़ बहुत सुंदर हैं, आपके बॉन्साई बहुत सुंदर है। मैं बड़े आनंद होके उन सब से वो अपने सारे कॉम्प्लीमेंट लेती रहती थी। ग्रेजुअली जब मैं यही सेंस मैंने अपनी वर्च्यूज पे ध्यान देना चालू करा, पहले की बात बता रही हूँ, तो मुझे एक चीज लगी। मैंने कहा यार, मैं सिर्फ बना के उसको बस रख देती हूँ, बाकी इसकी जो केयर है वो मेरे हस्बैंड ले रहे हैं। उसको रोज पानी देना, उसको अगर ज्यादा बारिश आई है तो अंदर रखना, बाहर रखना, शिफ्टिंग करना, धूप आई है तो उसके ऊपर ग्रीन नेट लगाना,
सर्दियां आ गई तो ग्रीन नेट हटाना, और माली से उसमें खाद मिट्टी डलवाना और बाजार से लाना, ये करता मैं तो नहीं करती हूँ। मैंने सिर्फ एक बार बना के, क्या मेरा हक है कि मैं उसकी तारीफ मैं ले सकूं? ये मेरे लिए आई ओपनर था। और उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी की हर छोटी छोटी घटना को बहुत गौर से देखना चालू करा कि इस चीज में जो मुझे अगर क्रेडिट मिलता है, क्या वो वाकई मेरा है? नहीं, उसके और भी कई लोग हैं, और अगर मैं उनका नाम नहीं लूंगी तो वो कभी भी आगे नहीं आएंगे। इसलिए मेरा उनको नाम लेना बहुत जरूरी है। इट वॉज अ, जैसे मूवमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत चेंज था, जिसने कि मेरी लाइफ को, मेरी अंदर की आत्मा को, इनर पावर को चेंज करके रख दिया। सो स्टार्ट गिविंग क्रेडिट टू एवरीवन। स्टीलिंग नहीं करनी है हमको। जिसका जहां जहां ईमानदारी से क्रेडिट है, आप उसको पूरा का पूरा ईमानदारी से वो दीजिए। थर्ड होती है आपके लिए कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट। कॉन्स्टेंसी ऑफ एम का क्या मतलब होता है? आप किसी भी एक, आपका पैशन है, कोई आपका चीज है, उसको आप बहुत दिल से कर रहे हो, करना चाहते हो, और कर भी रहे हो, पर क्या वाकई में हमेशा करते हो? या बीच में कभी कभी लड़क जाते हो, अरे छोड़ो यार, आज आज छुट्टी दे देते हैं, आज यो कर देते हैं आज। जो आप ये सोचो, खुद सोचो, मान लो भगवान ने, आपने ये जिम्मा अपने भगवान जी को दे दिया कि भगवान जी आप मेरी केयर करो, और भगवान जी कहे मैं 2 दिन में कि यार मैं तो बीच में छुट्टी ले लेता हूँ, आज मैं बहुत करते करते बहुत थक गया, अब मैं आज केयर नहीं करूंगा नीचे लोगों की। क्या होगा अपना? है ना? एक छोटी सी चीज है। इसलिए जो भी आपका करना है, अगर आप दिल से कर रहे हो, तो इसमें दिल से काम करने में तो कोई रुकावट कभी आती नहीं है, आपको किसी ने फोर्स तो नहीं करा है। इसलिए कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट, आदमी की जो कंसिस्टेंसी होती है, वो ही उसको मंजिल तक पहुंचाती है। ये जिन्होंने 15-15 किलो यहाँ पे लूज किया है ना, दे कैन अंडरस्टैंड दिस। वो इसको वाकई में मान सकते हैं कि वो 15 किलो के लिए वो कितने बार मरे होंगे, कितनी बार जिए होंगे। आदमी मरकर ही जीता है। अगर मरे नहीं बेटा, तो फिर फिर जीना नहीं है फिर तो। बार 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 जो थोड़ा थोड़ा मरना है ना, थोड़ा थोड़ा मरना किसे कहते हैं? आज एक इच्छा मारी कि नहीं यार, आज सुबह ज्यादा नहीं सोता, उठ के घूमने जाता। दूसरी बार थोड़ी इच्छा मारी कि नहीं नहीं, आज ये इतना हेल्दी खाना, ये फ्राइड खाना नहीं खाऊंगा, थोड़ा हेल्दी खाना खाऊंगा। ये थोड़ा थोड़ा मरना जो है ना, ये आपको इतना सारा जीना देता है। तो कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट जो है, वो आप सबकी, आप अपने हर चीज पे लागू करके देख लो, बहुत जरूरी है। ठीक है? फिर एक होता है मॉडरेशन एंड नॉन एक्सेसिवनेस, कि आप कोई भी चीज मॉडरेट करते हो या कितना करते हो। अभी आपने वो एक रणवीर हुडा की आपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, जो एक अभी इन्होंने फिल्म के लिए अपनी बॉडी में मसल्स निकाली हैं। दिस इज एक्सेस में उन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया। दिस इज टू मच। मुझे लगता है कि वो तो चलिए एक किरदार है, किरदार बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए उन्होंने, रणवीर हुड्डा ने अपना वेट ऐसे निकाला कि उनकी बोन्स वोन्स झांकने लग गई हैं। लेकिन हर चीज जो है एक दायरे में अच्छी लगती है, एक लिमिट में अच्छी लगती है। उस लिमिट के बाद कभी आप करेंगे तो वो मॉडरेशन नहीं रहे, वो बहुत एक्सेसिवनेस हो जाएगा। कभी आपने सोचा है कि अगर आप लोग ये सोचो, अब तो मैं तो हेल्थ फ्रीक हो गया, मैं तो कुछ और काम जिंदगी में नहीं करूंगा, सुबह शाम उठाए अपने दंड, वो वाले क्या कहते हैं, दंड, और अपने शुरू हो गए। कभी अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी कुछ पी रहे हैं, कभी कर रहे हैं। ये जिंदगी नहीं चलाएगा। जिंदगी चलाने के लिए रोटी कमाना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक बैलेंस होना चाहिए। यू सी कि आपके क्या क्या काम हैं, और क्या उन सब कामों में आप बैलेंस करके चलते हैं कि नहीं चलते हैं। दैट इज मॉडरेशन एंड नॉन एक्सेसिवनेस। किसी भी चीज को एक्सेस में मत ले जाइए। तो ये सारी वर्च्यूज आपको अपने अंदर आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये प्यूरिफिकेशन कहलाता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो एक्टिविटीज में अभी रुचि में हम आपसे बात करने वाली हैं, वो क्या बात करने वाली हैं? फॉरगिवनेस। मैं फॉरगिवनेस के बारे में अब आपको बताती हूँ। फॉरगिवनेस जो है, आपको लगता है कि कोई जना आपको माफ कर देता है तो वो कमजोर इंसान है? आपको लगता है ये? सोच के देखिए 1 मिनट, कि जो माफ करना कमजोरी की निशानी है कि ताकतवर की निशानी है। 2 जने हैं,
समझ में आया? एक बहुत ताकतवर इंसान है और एक उसके सामने एक कमजोर इंसान है। एक ताकतवर इंसान जो है एक कमजोर इंसान के लिए कुछ गलती कर देता है, और कमजोर इंसान बाद में कहता है कि जाओ मैंने तुमको माफ किया। ये कोई माफी नहीं है यार। तुम इसलिए माफ कर रहे हो कि वो तुमसे ताकतवर है। समझ में आया? तो अगर आप अपने से ज्यादा ताकतवर के डर के मारे कर रहे हो, दैट इज योर फियर। आप डर रहे हो। यू आर नॉट कि ये कल को मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता है। और उस बिगाड़ के उससे आपने मुंह से कह दिया कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। वो दिल से माफी नहीं है। वो दिल से माफ होती है जब अनकंडीशनल माफी, कि वो बिना कुछ कहे उसने कोई भी चीज उसकी आपको ट्रिगर नहीं करी। दोबारा से कुछ भी कहेगा वो सामने आ जाएगा तो आप कोई रिएक्शन नहीं दोगे। वो माफी जो होती है वो इनर फॉरगिवनेस होती है। क्योंकि हम यहाँ पे कितनी चीजें करते आए हैं। आपको लगता है कि अगर एक चीज बता दूं, मैं फॉरगिवनेस है ना कभी भी दूसरे के लिए नहीं होती, वो खुद की बॉडी के लिए होती है। कितना जहर, कितना जहर हम अपने अंदर लिए घूमते हैं। किसी किसी को बस आपको उंगली करने की जरूरत है। उसने आपको उंगली करी, आप कहोगे अरे वो फलाना वो तो यूं है यूं है यूं है, वो फलाना वो तो यूं है यूं है यूं है। 50 लोगों की 50 बातें आपके अंदर हैं। अब वो जो जहर है ना, आप अपने अंदर लिए घूम रहे हो। सो दिस इज सो 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 रिडिक्यूलस। आप जब निकालोगे तो वो आपका भला होगा कि उनका भला होगा? उनका तो होगा, जो होगा सबसे पहले आपका भला होगा। अपने अंदर से जो इतनी चीजें निकालोगे आप। सो फॉरगिवनेस इज अगेन एंड सिंबल ऑफ पावर। अगर आप इनर मेच्योर हो, अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है, आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो गए हो, देन ओनली यू कैन फॉरगिव। अदरवाइज आप फॉरगिव नहीं कर सकते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको आज बताया, उसको बैसाख बोलते हैं। तो ये जो टाइम 1 महीने का है अभी, कब कब तक? 23 अप्रैल तक आपको इनर प्यूरिफाई करना है। अभी रुचि मैम आपको एक्टिविटी कराने वाली है, तैयार हो जाइए। और उसके बाद अप्रैल में बैसाख होगा, और जो मई में आएगा, हमको जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी से, क्योंकि वो लिंक एक सीक्वेंस में चलती है, हमको हमारे नीचे वाले लोगों से कैसे बांटना है, मैं यहाँ बैठ के कैसे उस एनर्जी को मैं दे सकती हूँ, सब उन लोगों तक जाए जो आज दुखी हैं, जो आज सुसाइडल थॉट में हैं, जो आज इमोशनल ट्रॉमा से निकल रहे हैं, जो आज कहीं वॉर जोन में हैं, जो आज वृद्धा आश्रम में आज भी अपने बच्चों को याद करके जिनकी आंखें तरस रही हैं। ये जो कन्वेइंग और पासिंग ऑफ एनर्जी है, वो उसके मई वाले महीने में आएगा। तो चलिए, ओवर टू रुचि मैम। रुचि मैम आइए और आप सबको एक्टिविटी कराइए। थैंक यू अंजना जी। थैंक यू भंवर सर। अंजना जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। ये बहुत प्राइसलेस है। अगर आप इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो ये इसमें आपकी भलाई है। जो प्रैक्टिस उन्होंने बताई है वो आप प्लीज कीजिए, क्योंकि ये महीना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद भगवान हमें आके एनर्जी दे रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर हमारे पास में कोई भी चीज होगी, आप उसमें जो भी चीज डालेंगे वो ही मैग्नीफाई होती है। ग्लास में अगर आप मिट्टी डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, मिट्टी मिट्टी जैसा ही पानी होगा। अगर आपके अंदर कोई भी गंदगी है, भगवान आके आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो ऊर्जा आपके अंदर क्या क्या ऊर्जा है, वो ही चीज बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्सा ही आपका आगे बढ़ेगा, और ज्यादा आपको आइडियाज आएंगे कि मैं और कैसे अच्छे से गुस्सा हो सकता हूँ, मैं और किसी से कैसे अच्छे से नाराज हो सकता हूँ। नाराजगी एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर घर कर जाती है। हम ऊपर से सोचते हैं चलो छोड़ो ना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, ये तो ऐसे ही करता है। लेकिन आप खुद उसको अंदर से जब तक माफ नहीं करेंगे, जब तक आप, ये आपने शब्दों से छोड़ा है, अंदर से नहीं छोड़ा है। माफी एक ऐसी चीज है जो हमें कर्मों में भी बांध देता है। हम आज हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, ये हमारे साथ में उनका कोई ना कोई कर्मा है, जिनके साथ में हम अच्छे रिलेशन में भी हैं, बुरे रिलेशन में भी है। तो हम उनके साथ में किस तरह से पिछले जन्मों में थे, वो इस तरह से हमारे साथ इस जन्म में है। अगर हम उनको माफ कर देते हैं तो ये हम अपने लिए ही भला कर रहे हैं।
हम किसी और का भला नहीं सोच सकते, ये उनकी जिम्मेदारी है, हम सिर्फ खुद की जिम्मेदारी ले सकते हैं। आज हम अगर माफ करेंगे खुद को अंदर से, तो हम खुद के लिए एक, हम खुद को नरिश कर रहे हैं, हम खुद के लिए अच्छा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड होता है, हमारे नोकझोंक चलती है रोज, हमारी कोई ना कोई अच्छी चीजें भी चलती है, बुरी भी चीजें चलती है, लेकिन अगर हम उनको माफ नहीं करेंगे अंदर से, तो हमारी वो चीजें बढ़ती रहेंगी। कभी कभी कंफ्यूजन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि घर में सिर्फ कलेश ही कलेश होते हैं। लेकिन अगर एक जना, घर में सिर्फ एक जना अगर माफी की भावना रख के सबको माफ करे, तो घर का वातावरण कितना अच्छा हो सकता है। आपके मन में बहुत नाराजगी होगी किसी के लिए भी, आप उसको मन में मनन कीजिए, सोचिए एक बार कि आप उसके लिए सच में आपने उनको माफ कर दिया है, या आप अभी तक उनसे गुस्सा है। आप आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि जो भी इंसान है, जिससे भी आपको सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपने उनको माफ कर दिया है सच में, या अभी भी आपको उनसे प्रॉब्लम है। करिए आप लोग सब जने अपनी आंखें बंद, और कोई भी एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसके साथ में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, आपका झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप इग्नोर कर देते हो कि चलो छोड़ो, और कभी कभी उसको लेके भी बैठ जाते हो। इस इंसान के बारे में आप सोचिए कि इसने आपको कितना हर्ट किया होगा, कितना पेन दिया होगा, कितना इग्नोर किया होगा। ये सब ऊर्जा आप सोच लीजिए। और अब हम एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। हम सब आत्मा है, हम सब एक पॉइंट ऑफ लाइट है। आप भी, आप सब भी एक पॉइंट ऑफ लाइट हो, मैं भी एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। तो हम सब जब भी किसी को बोलते हैं तो आत्मा नमस्ते बोलते हैं। वो एक शरीर के अंदर आत्मा है। अलग अलग कंटेनर्स होते हैं हम लोग, अलग अलग एक सांचे होते हैं हम लोग, जिसके अंदर हम लोग की हम लोग का सोल होता है। तो एक्चुअली हम लोग किससे बात करते हैं? हम सोल से बात करते हैं। आप उसकी शक्ल को इमेजिन मत कीजिए अपने सामने, आप ये इमेजिन कीजिए कि पॉइंट ऑफ लाइट है। तो आपको ऐसे अजीब नहीं लगेगा कि मैं उसको क्यों माफ कर रही हूँ। हम लोग सबसे पहले बोलते हैं, हाँ, अपने हृदय चक्र पे ऐसे हाथ रखिए और आंखें बंद कीजिए। अपने सामने उस व्यक्ति को इमेजिन कीजिए जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, या वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। हम सबसे पहले उसको नमस्ते बोलेंगे, क्योंकि वो भी एक आत्मा है। आत्मा, नमस्ते। मैं आपके मैं आपको नमन करता हूँ। आई सल्यूट द डिविनिटी विद इन यू। मैं आपकी दिव्यता को नमन करता हूँ। वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम सब उस ऊपर वाले के बच्चे हैं, उस परमात्मा के बच्चे हैं। वी वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब इवॉल्व होने आए हैं यहाँ पे। हम सब जने मिस्टेक्स करते हैं, हम सबको हर्ट करते हैं। मैंने भी मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, बहुत हर्ट किया है, लेकिन मैं सबकी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं आज आपको उन सब चीजों के लिए माफ करती हूँ जो आपने मेरे साथ में किया है। आपने मुझे दर्द दिया है, मैं उसके लिए आपको माफ करती हूँ। आपने मुझे इग्नोर किया है, मैं उसके लिए आपको माफ करती हूँ। आपने मुझे बहुत डर दिया है, मैं उसके लिए भी आपको माफ करती हूँ। जो भी आपने मेरे को हर्ट किया है, पेन दिया है, मैं सबके लिए आपको माफ करती हूँ। माफ करना है अनकंडीशनली, अंदर से माफ करना है। माफी करने के लिए मैकेनिकली नहीं बोलना है। माफ करना है हमको अंदर से, उसको रिलीज करना है। छोड़ दो उसको। आई रिलीज ऑल द हर्ट एंड पेन कॉज्ड बाय यू। आप में उन सब ऊर्जा को, उस एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज करती हूँ, जो भी हर्ट और पेन
आपने मुझे दिया है मैं आपको क्षमा करती हूँ तहे दिल से। भगवान हमारे कर्मा को न्यूट्रलाइज करेंगे। भगवान आपकी कर्मा को न्यूट्रलाइज करेंगे। भगवान हमें बहुत सारा प्यार बरसाएंगे, बहुत शांति बरसाएंगे। मैं आपको रिलीज करती हूँ। God will neutralize all your karmas. God will neutralize all my karmas. May God bless us with peace and love. Go in peace. God's love and peace be with you. God's love and peace be with me. भगवान का प्यार और आशीर्वाद आपके साथ में है। भगवान का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ में है। हम 7 बार बोलेंगे, ओम शांति शांति ओम। 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 अब हम अपने सामने उसी व्यक्ति को वापस इमेजिन करेंगे और हम उनके सामने उनको वापस नमन करेंगे। आत्मा नमस्ते। आई सल्यूट द डिविनिटी विद इन यू। मैं आपकी दिव्यता को नमन करती हूँ। अब हम क्षमा मांगेंगे। मैंने आज तक आपके साथ में जो भी गलत काम किया है, जो भी आपको दर्द दिया है, हर्ट किया है, पेन दिया है, आप मुझे उन सब चीजों के लिए माफ कर दीजिए। मैं अनकंडीशनली आपको माफ कर चुकी हूँ। आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो भी गलत काम किए हैं, मैं उन सब की जिम्मेदारी लेती हूँ। मुझे प्लीज आप माफ कर दीजिए। मैंने जो भी किया, आप उसको भूल जाइए और उसे छोड़ दीजिए। मैं तहे दिल से आपको थैंक यू बोलती हूँ। आपने मुझे माफ किया, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। गॉड मेरे कर्मों को न्यूट्रलाइज करेंगे। गॉड मुझे भी आशीर्वाद देंगे। गॉड मेरे ऊपर बहुत सारा प्यार बरसाएंगे, शांति बरसाएंगे। भगवान का पीस, गॉड मे गॉड गिव पीस एंड लव टू यू। मे गॉड गिव पीस एंड लव टू मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति शांति ओम। 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 सब अपनी अपनी आंखें खोलिए। हमारे और सामने वाले के बीच में एक लिंक होता है
जो कि नहीं दिखता है, तो हम दोनों हाथ से उस लिंक को काट देंगे। ऐसे कट 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 3 बार हम काटेंगे और हम उसको जाने देंगे, रिलीज कर देंगे। ये प्रैक्टिस अगर हम रोज करेंगे तो इसकी आप शर्त मत रखिए कि वो व्यक्ति आपके साथ में बहुत अच्छा हो जाए, कि हमने तो उसको माफ कर दिया पर उसका बिहेवियर तो अच्छा हो ही नहीं रहा है। ये आपका, आप नहीं बोल रहे हो, ये आपके अंदर का ईगो बोल रहा है कि आप तो बहुत ही महान हो गए हो कि आपने उस व्यक्ति को माफ कर दिया है। ये आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है, ये आपने अपना ही भला किया है, क्योंकि इससे आपका जो कर्मा है वो सही हो रहा है। माफी एक सबसे बड़ा कर्मा होता है, जो अगर हम कर देते हैं तो हम भगवान के घर में भी जाते हैं तो हमें वहां पे भी माफी मिल जाती है। हम अपने ही कर्मों को रिलीज करते हैं, इससे हम सामने वाले का कुछ नहीं करते हैं। आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली माफ करते रहेंगे तो क्या तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर वो व्यक्ति नहीं मानेगा तो क्या हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो व्यक्ति आपसे कट जाए, वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाए, कि दूर हो जाएगा या फिर कुछ भी ऐसा भगवान करेंगे कि आपका और उसका संपर्क कम हो जाए। और भी चीजें होती है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से खाली आपको 2 चीजें बता रही हूँ, आप अटकिएगा मत इन 2 चीजों के ऊपर। लेकिन ये चीजें होती है कि कई बार हम खुद से शर्त रख लेते हैं कि हमने सामने वाले को माफ कर दिया है लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं हो रहा है, वो मैं ये माफी आफी का मेरे को नहीं समझ आ रहा है। लेकिन माफी करना ही एक एक ऐसा प्योरिफिकेशन है अंदर से, ये थेरेपेटिक होता है। अंदर से अगर आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप एक बहुत बड़ी चीज रिलीज कर देते हैं, जिससे कि आप अपने अंदर बहुत सारी घर करती हुई बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। वो चीजें अंदर जाके आपके ऑर्गन्स में बैठ जाएगी, अगर वो पेनक्रियाज में बैठ जाएगी, किडनीज में बैठ जाएगी। कभी अगर आपने किसी से बहुत नाराजगी कर ली और फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं भी किसी भी ऑर्गन में जाके वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए आपको अपना बड़ा दिल करके सामने वाले को माफ कर देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है प्यूरिफिकेशन का। इसमें हम एक चीज और करते हैं। आप पेन और पेपर पे 5 ऐसे इन लोगों का नाम लिखिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिनसे आपको बहुत तकलीफ है। आप लिखिए। सब जने 5 लोगों का नाम लिखिए, और जिनके पास में नहीं है पेन और पेपर, वो आप 5 लोगों का नाम सोच लीजिए, लेकिन बाद में ये एक्टिविटी आप कर लीजिएगा। परंतु मैम ऐसे 5 लोग नहीं याद आए, नहीं हो तो उनको क्या करना? कोई बात नहीं, जितने आए। 1 2 3 4, मैं 5 बोल रही हूँ क्योंकि हमारे वातावरण में ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें। अगर लिख लिया है तो अब आप इनके आंखें बंद करके आप इनके बारे में सोचिए कि इनसे आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। मैं ये एक्टिविटी आपको बताती हूँ, ये आप लोग कीजिएगा बाद में। जो भी आपको समस्या है वो आप लिख लीजिए एक पेपर के ऊपर। आप मेरा ये बहुत सारा झगड़ा होता है, मुझे बहुत इन्होंने डर दिया है, मुझे इनसे बहुत जलन होती है। आपके अंदर जो इमोशन आ रहा है उस वक्त, जो कि आप उनके साथ में मेंटेन कर रहे हैं, आप वो सब उस पेपर पे लिख लीजिए। एक बार 5 ही कीजिए, 5 से भी ज्यादा हो तो एक बार आप 5 ही कीजिए, फिर आप बाद में इसको करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। ज्यादा तो हम लोग फिर वही मॉडरेशन वाली बात आ जाती है। तो आप उस वो पेपर के ऊपर आपका जितना आपके अंदर गंदगी आ रही है वो सब आप लिख लीजिए। अगर किसी को लिखना नहीं आता है तो मैं एक तरीका बताती हूँ। आप अपने इमोशंस उसी वक्त पेन लेकर और उस पे स्क्रिबिंग कीजिए, लकीटे कीजिए, लकीटे। और उस पे आप सोचते चाहिए आपके मन में जो भाव आ रहे हैं उस वक्त। ये रोज करने से आपके
ये रोज करने से आपके अंदर के भाव प्यूरिफाई हो रहे हैं। और इससे सामने वाले का, फिर मैं एक ही चीज आपको रिपीट करूंगी, सामने वाले का इसमें कुछ भी नहीं जा रहा है। इसमें जो अच्छा हो रहा है सिर्फ आपका हो रहा है, और सामने वाले का भी हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो गंदी ऊर्जा पहले आप उनको देते थे, अब आप नहीं देते हो, तो एक उनका भी इससे बहुत भला हो रहा है, जिससे कि आप वातावरण को अच्छा कर रहे हो। तो ये चीज आप ये महीना सच में बहुत बड़ा है। मैं सबको ये चीज रिक्वेस्ट करके बोलूंगी, प्लीज प्योरीफाई कीजिए, माफ कीजिए सबको, क्योंकि जब बुद्ध पूर्णिमा आएगी तो वो ऊर्जा हमारे सबके अंदर आएगी। जिसको पता है उसके अंदर भी आएगी, जिसको नहीं पता है उसके अंदर भी आएगी। लेकिन अगर अवेयरनेस है तो हम प्यूरिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे कंटेनर में क्या है, हम वो ही उसको मैग्नीफाई करेंगे, उसी को बड़ा करेंगे। अगर हमें अच्छा होना है तो हमें साफ होना है।